नमस्कार, मैं डॉक्टर भगवानाराम बिश्नोई, प्रिंसिपल गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बोल रहा हूं। आज हम कॉन्ट्रैक्ट के सेक्शन 23 पर बात करेंगे फर्स्ट ईयर के लिए। लीगलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशंस, उद्देश्य और प्रतिफल की वैधता का टेस्ट करेंगे। अगर कोई करार किया गया है जिसका उद्देश्य अवैध है और उसमें जो प्रतिफल दिया गया है वो भी अवैध है, तो ऐसे करार शून्य होंगे। लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए और लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। यदि अनलॉफुल ऑब्जेक्ट होगा और अनलॉफुल कंसिडरेशन होगा तो जो है एन एग्रीमेंट इज ए वॉइड, वो शून्य होगा। तो अवैध उद्देश्य और प्रतिफल के लिए किए गए करार शून्य है। सेक्शन 23 बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सेक्शन 10 क्या कहता है? सेक्शन 10 फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बातें करता है। तो सेक्शन 10 के मुताबिक वैध प्रतिफल और वैध उद्देश्य के लिए ही करार किए जाने चाहिए, अन्यथा फिर वो करार शून्य हो जाएंगे। अगर वैध उद्देश्य नहीं है और वैध प्रतिफल नहीं है तो शून्य हो जाएगा सेक्शन 10 के अनुसार। सेक्शन 2 क्या कह रहा है? प्रपोजल आपने पढ़ा, प्रस्ताव भी वैध उद्देश्य के लिए कुछ कार्य करने और कुछ कार्य से विरत रहने के लिए दूसरे व्यक्ति की रजामंदी ली जाती है। प्रपोजल प्रोमेजर द्वारा प्रोमिजी से रजामंदी ली जाती है। आपने सेक्शन 2A में पढ़ा ध्यान से। तो वैध उद्देश्य के लिए होना चाहिए ऐसा प्रस्ताव। और 2D में आपने पढ़ा प्रतिफल, कंसिडरेशन क्या है? प्रोमिसी को प्रोमिजर द्वारा जो वचन दिया गया है, प्रॉमिस किया गया है कि कोई कार्य करेगा, कार्य करने से विरत रहने के लिए उसके एवज में उसे जो वैल्यूएबल चीज देगा, मूल्यवान कोई विषय वस्तु देगा, वचन दिया है। तो वैध उद्देश्य और वैध कंसिडरेशन होना चाहिए। लॉफुल कंसिडरेशन और लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ये सेक्शन आपको प्रपोजल भी वैध होना चाहिए और कंसिडरेशन भी लॉफुल होना चाहिए। कोरिलेटिविटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन, उद्देश्य और प्रतिफल आपस में सापेक्ष होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, सापेक्ष है। कोरिलेटिविटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। सेक्शन 24 क्या कह रहा है? सेक्शन 24 इसके साथ कह रहा है, यदि किसी करार का प्रतिफल और उद्देश्य पार्टली, अंशतः अगर विधि विरुद्ध हो तो करार शून्य। अगर उसका एक पार्ट भी अगर अवैध है तो पूरा प्रतिफल भी अवैध माना जाएगा। ये बात सेक्शन 24 में कही है, ध्यान रखने की बात है। अब हम टेस्ट कर रहे हैं सेक्शन 23 में कि कौन से जो उद्देश्य और प्रतिफल है जो शून्य है। तो सबसे पहले ये आता है विधि द्वारा निषिद्ध, फॉरबिडन बाय लॉ, ऐसे एग्रीमेंट जिसको कानून ने क्या कर दिया, प्रति निषेध कर दिया गया है, और फिर भी कोई एग्रीमेंट कर रहा है तो उसका उद्देश्य और उसका प्रतिफल दोनों ही अवैध माना जाएगा। इसमें नंदलाल थॉमस जे विलियम का केस है। शराब का जो है लाइसेंस लिया, ए नाम का व्यक्ति ब्लैक लिस्टेड था और बी को कहा तू ले ले और फिर अपन जो है आपस में बांट लेंगे लाइसेंस को। फिर सब लाइसेंस सब लीज में कन्वर्ट कर दिया। आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि ईजमेंट एक्ट में लाइसेंस एक विशेषाधिकार होता है और लाइसेंस ट्रांसफरेबल नहीं होता, अंतरण योग्य नहीं होता। आपने एक बंदूक खरीदी और बंदूक का आपने ट्रांसफर कर दिया, ऐसा नहीं है। हालांकि ये बीकानेर के परिदृश्य में देखे तो ये शराब के ठेके आए तो किसी के है, संचालित कोई कर रहा है, केवल उसका नाम लिख रखा है। गलत है यदि जांच हो तो। और असली मालिक जिसको लाइसेंस दिए गए वही संचालित करे, दूसरा नहीं कर सकते, लेकिन कर रहे हैं।
वो एक अलग बात है, जांच होने पर वो गलत है। तो फॉरबिडन बाय लॉ, विधि द्वारा निषिद्ध करार है तो उसमें जो उद्देश्य है और उसमें जो प्रतिफल है वो भी शून्य होगा। दूसरा, किसी विधि के उपबंध को विफल करने वाला करार, एग्रीमेंट विच डिफीट इट्स प्रोविजन ऑफ एनी लॉ, डिफीट करने वाला है। कानून में कोई उपबंध है और एग्रीमेंट के द्वारा उस कानून को ही विफल कर दे, इस प्रकार का यदि एग्रीमेंट है तो ऐसा एग्रीमेंट जो है वो शून्य है, उसमें देने वाला उद्देश्य भी शून्य है और प्रतिबल भी शून्य है। फतेह सिंह वर्सेस सावर सिंह के मामले में सेक्शन सीआरपीसी सेक्शन 107 के तहत बॉन्ड भरना था, जमानत देनी थी सावर सिंह की। सावर सिंह ने 5,000 रुपए देने की बात कही फतेह सिंह को कि मैं तो जमानत दे दे और मैं जो है तेरे को 5,000 रुपए दे दो। जमानत होने के बाद में जो है सावर सिंह मुकर गया। फतेह सिंह ने कहा इस एग्रीमेंट को लागू करो, तो लागू नहीं हो सकता। सेक्शन 107 सीआरपीसी को उपबंध को ही विफल कर देगा यदि पैसे लेके लोग जमानत देने लग जाएंगे तो। फिर तीसरा, यदि करार कपटपूर्ण हो, इफ इट इज फ्रॉडुलेंट, यदि कपट करके किसी के साथ में फ्रॉड करके करार किया गया है तो उसमें जो उद्देश्य, ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन दोनों ही क्या हो जाएंगे, वॉइड हो जाएंगे। तो इसमें शिवराम वर्सेस नागरमल, कपट से ठेका लिया। ए नाम का व्यक्ति ब्लैक लिस्टेड था और बी ने ले लिया और फिर जो है बी उसको संचालित कर रहा था कपट करके सरकार के साथ में। यदि करार किसी अन्य व्यक्ति के शरीर या संपत्ति को हानि पहुंचाने वाला है तो ऐसा करार शून्य है और उद्देश्य शून्य है और प्रतिबल भी शून्य है। इफ द एग्रीमेंट इन्वॉल्व्स इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, ए और बी में करार होता है। ए कहता है कि तू सी की टांग तोड़ दे, बी सी की टांग तोड़ देता है कि मैं 50,000 रुपए दूंगा और बाद में मुकर जाता है ए, तो बी ये धन वसूल नहीं सकता है क्योंकि दूसरे व्यक्ति के शरीर को चोट पहुंचाई है, टांग तोड़ी है, या किसी के व्यापार को अवरोध कर दिया है कि तू दुकान के आगे लट लेके बैठ जा, रोज उत्पात मचा और 1 महीने बाद मैं तेरे को 1 लाख रुपए दूंगा तो फ्री ट्रेड फंडामेंटल राइट है और उसने ऑब्स्टेकल पैदा किया है और उसके व्यापार को, प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है और बाद में ये मुकर जाता है, बी उस धन को वसूल नहीं सकता है क्योंकि उसका ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशंस दोनों ही विधि विरुद्ध है। फिर आता है 5वां, न्यायालय जिस करार को अनैतिक माने, इमोरल माने। कोर्ट, इफ द कोर्ट एग्रीमेंट इट एज इमोरल, कोर्ट जिसे अनैतिक माने। इसमें नैतिकता बड़ा वाइडर शब्द है, ये तथ्य और परिस्थितियों का विषय है। ये 2 प्रकार के होते हैं। कोर्ट इमोरल माने वो इमोरल होगा, अनैतिक होगा, और कोर्ट जिसे इमोरल नहीं माने, नॉट इमोरल, तो इमोरल नहीं होगा। पीएस वर्सेस ब्रुक्स के मामले में कहा गया कि वेश्यावृत्ति के लिए एक व्यक्ति ने घोड़ा गाड़ी 4 पहियों वाली उपलब्ध कराई ताकि वेश्या लोगों को आकर्षित कर सके और शाम के टाइम वो घूमने निकलती थी, तो उसको जो है इमोरल माना गया। इसी प्रकार से भूतकाल में किसी व्यक्ति के किसी औरत के साथ शारीरिक संबंध थे और फिर उसने किसी प्रकार की कोई घोषणा की है तो वेद माना जाएगा, इमोरल नहीं है, वो मोरल है। लेकिन भविष्य काल के लिए अगर इस प्रकार की कोई बात है, कोई एग्रीमेंट है, करता है तो वो शून्य माना जाएगा। अंग्रेजी में, इंग्लिश लॉ में चाहे भूतकाल हो चाहे भविष्य काल यौन संबंध के लिए कोई करार है तो वो शून्य है, लेकिन भारत में भूतकाल वाला तो वेद है और भविष्य काल वाला अवैध है, इमोरल माना गया है। 6, न्यायालय उस करार को लोक नीति के विरुद्ध माने। द कोर्ट
regards it against the public policy. लोक नीति भी पब्लिक पॉलिसी भी बहुत बड़ा वाइडर शब्द है, जिसकी शब्दों में इसको बांधा नहीं जा सकता। लोक नीति में वे चीजें आती है जैसे युद्ध काल के समय विरोधी देश के साथ संविदा करना लोक नीति के विरुद्ध माना गया है, और वर्तमान समय में लॉकडाउन चल रहा है, कालाबाजारी करना ये लोक नीति के विरुद्ध माना गया है। कुछ एक शब्द मैं आपको स्पष्ट कर दूं। माल विक्रय कालाबाजारी, प्रतिफल काले धन के रूप में किया जाना, ऐसे करार जिनका उद्देश्य सरकार के मंत्री या किसी व्यक्ति पर प्रयोग करना, अवैसे के विवाह के लिए धन उपलब्ध कराना, युद्ध के समय शत्रु देश के नागरिकों से संविदा करना, न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप करना, सार्वजनिक शिष्टाचार के उल्लंघन करार करना, विवाह आदि अवरोध उत्पन्न करना लोक नीति के विरुद्ध माना गया है। चुनाव को गलत तरीके से प्रभावित करना, नौकरी दिलाने के बदले प्रतिफल लेना, कर चोरी करना आदि लोक नीति के कुछ एक उदाहरण हैं। तो लोक नीति पब्लिक पॉलिसी जिसे कोर्ट माने अगेंस्ट है, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट कोई भी करार किया गया है, ऐसा करार और उसका उद्देश्य और उसका प्रतिफल जो है वो शून्य माना जाएगा। सेक्शन 24 कह रहा है कि उद्देश्य जो आपने कंसिडरेशन दे रहे हो उसका एक पार्ट भी अगर इलीगल है तो वो पूरा ही इलीगल कंसिडरेशन होगा। जैसे ए नाम के व्यक्ति को नौकर रखा, ए नाम के व्यक्ति ने बी को नौकर रखा कि भाई दिन भर तू मेरे घर पे ड्यूटी देगा और रात को जो तू मैं अवैध शराब का धंधा करता हूँ गाड़ी में जाएगा और मैं 5,000 रुपए दूंगा। 12 महीने बाद उसको निकाल दिया, उसने वादा दायर किया कि मेरे 5,000 60,000 रुपए दो, तो है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को लागू नहीं करवाया जा सकता, क्योंकि बाइफरकेट नहीं किया था कि घर पे रहने के तुझे 2,000 रुपए दिए जाएंगे और रात को तो है मेरे अवैध कारोबार में शामिल होगा, जो शराब का मैं धंधा करता हूँ उसके 3,000 है, तो वो 2,000 रुपए 12 महीना के जो 24,000 ले सकता था, लेकिन बाइफरकेट नहीं किया था और कहा गया कि मैं 5,000 रुपए पर मासिक दूंगा, तो अब वो धन वसूल नहीं सकता। सेक्शन 24 ये कह रहा है। तो धन्यवाद दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। अगला जो हमारा सेक्शन 25 होगा, विदाउट कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, नेक्स्ट जल्दी वीडियो डालेंगे। आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपकी ताकत हमारी ताकत है। पढ़ो, आज इसको डेवलप कर लो, अपने नोट्स बना लो, किताब की सहायता लो, उसमें बहुत सारे केसेज है, प्रत्येक बिंदु पर 1-1 2-2 केसेज है, आपको केस लो उसमें लिखने हैं। आज नोटिस जो है वो पूरा लिख ले, किताब की सहायता से नोट्स तैयार कर ले। जय हिंद, जय भारत।